सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सेनेट और डिप्टी सेनेट चेयरमैन जो हैं, सेनेट के जो चेयरमैन हैं, डिप्टी चेयरमैन, उनका इंतखाब कल होने वाले इस हवाले से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रेजर्वेशंस भी पाई जा रही हैं और साथ ही साथ जिस तरह से डेफिनेटली हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इंतखाबात मुलतवी किए गए, तो इस मामले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे भी बढ़ा रही है। और भी मज़ीद खबरें हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुल्क में मुसलसल सियासी पारा हाई है, एहतजाज व धरनों की बातें हो रही हैं, सियासी इस्तेहकाम की कोई राह दिखाई नहीं दे रही। वहीं पंजाब और विफाक के दरमियान अफसरान की तकर्रियों और तैनातियों के हवाले से एक नया तनाज़ा, एक क्लैश सामने आ गया है। मुल्क के दारुल हुकूमत में 10-11 रोज़ से IG तैनात नहीं किया जा सका। खबरों के मुताबिक DIG ऑपरेशंस लाहौर अली नासिर को जब IG इस्लामाबाद लगाया गया तो पंजाब हुकूमत ने उन्हें रिलीव करने से इनकार करते हुए विफाक से दरख्वास्त की है कि सूबे से विफाक के अफसरान का तबादला करना है तो पहले पंजाब हुकूमत को एतमाद में लिया जाए। जबकि ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी सेक्रेटरी C&W सुहेल अशरफ को PCB में ले जाना चाहते हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत ने उनकी तैनाती पर भी माजरत कर ली है। इन शॉर्ट, अफसरान की तकर्रियों के मामले पर फ़िलहाल मोहसिन नकवी और पंजाब हुकूमत की जो CM हैं इस वक्त मरीम नवाज साहिबा, उनमें मामला तय होते दिखाई नहीं दे रहे। अब इस तमाम सूरत हाल पर अपने तज्ज़ियाकारों से जानते हैं कि क्या ये ना इत्तफाकी महज इत्तफाक और नॉर्मल सी बात है या अफसरान की तैनातियों के हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला और पंजाब हुकूमत में मामला ख़राबी की निशानदही कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। एहतशाम साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। मैं सबका पहले पैनलिस्ट का तारुफ करवाती हूँ। एहतशाम साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं, नज़ीर लगारी साहब कराची स्टूडियो से हमारा साथ दे रहे हैं, डॉक्टर दानिश और शहजादा जुल्फ़िकार साहब वीडियो लिंक के ज़रिए हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। एहतशाम साहब, आपसे आगाज़ करूँ, किस तरह से इस नए तनाज़े को जो एक रिफ्ट आ गई है विफाक में और पंजाब हुकूमत में, सर ये किस वजह से है? देखिए, ये बड़ा सीरियस मामला हो गया हमना, ये इतना आम मामला नहीं है। देखिए, एक PMLN की हुकूमत है पंजाब में भी और मरकज़ में भी, सपोर्ट पीपल्स पार्टी और MQM और बाकी लोग भी उनको कर रहे हैं, लेकिन सारे शॉट्स तो PMLN ही कॉल कर रही है ना। लिहाजा ये पंजाब में ये देखें, एक तरफ तो आप देख लें KP में एक इशू बना हुआ है पोस्टिंग ट्रांसफ़र का, वो चीफ सेक्रेटरी अपना मांग रहे हैं, KP के चीफ जस्ट अपना क्या कहते हैं जो चीफ हैं वो उनको वो नहीं मिल रहा, इसलिए वो चाह रहे हैं कि जी हमारी मर्ज़ी का बंदा दिया जाए। KP में जो CM का इशू है उनके साथ चल रहा है। अब पंजाब में जो मसला ख़राब हुआ है ना, वो ये हुआ है, दो बातें सामने आई जो मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई है। एक तो ये है कि कारकर्दगी कहा जा रहा है कि बहुत अच्छी थी मोहसिन नकवी साहब की, उन्होंने एक बड़ी तगड़ी टीम बनाई हुई थी और वो चाह रहे थे कि जी मैं अपनी टीम को, जो कुछ लोगों को मैं इस्लामाबाद ले जाऊँ, जिसमें ख़ास तौर पे IG का इशू सामने आया था। अभी देखें 10 दिन से आमना IG इस्लामाबाद ओहदा खाली पड़ा हुआ है और वो चाह रहे थे उस्मान नवरो को वहाँ के ले जाने के लिए, नहीं जाने दिया गया, उनको रोक दिया गया और एक्सक्यूज़ ये दिया गया कि जी वो बहुत जूनियर है, उनको लेकर नहीं जाना चाहिए। बल्कि एक और सुहेल अशरफ साहब का आपने जिक्र किया, वो PCB में वो उनको थे, वो उनको लेके जाना चाहते थे मरकज़ में, उनको इजाज़त नहीं दी गई। अब देखिए, मसला ये है कि कहा जाता है ख़ास तौर पे PMLN के ज़माने में कि ये अपना आदमी कल्चर, ये जहाँ भी जब जाते हैं नून की हुकूमत होती है, ये चुन चुन के अपने बंदे हैं। जैसे देखें ना, अभी भी 3 बंदे घूमते हैं, आप देख लें, फवाद हसन फाद हो, आज चीमा हो, डॉक्टर तोकीर शाह हो, उनको लेके जाते। एक जगह कामयाबी भी जिस पे सुना है कि मरीम नवाज़ खामोश हो गई हैं, वो साहब हैं जिनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उमैर सैयद, जिनको मरकज़ में ले गए शबाशी साहब। अच्छा। अब बहुत सारी बातें कहा जा रहा है कि जब ये दौरे से जब वापस आएंगे शबाशी साहब और मरीम नवाज़ उनसे तय करेंगी जी क्या होना चाहिए। अब बात यह कि कारकर्दगी उन्होंने बड़ी अच्छी दिखाई है और दूसरी बात यह है कि जो मेरा ख्याल है नून में जो हम देख रहे हैं इश्ताल पाया जाता है, वो जिस अंदाज से राना सनाउल्लाह बात कर रहे हैं, उसके बाद जवेद लतीफ़ गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी हुकूमत हमारी है, चलास को कोई और रहा है, सियासी फैसला साजी हमारे पास नहीं है, एक ये इल्ज़ाम लग रहा है। दूसरा ये है कि जी 12 करोड़ का सूबा है, मरीम नवाज़ को दिया गया, लेकिन अभी तक जिस तरह वो चाहती हैं, जिन लोगों के थ्रू चाहती हैं, वो नहीं हो रहा। अब असल मसला ये है कि जो शबाशी साहब तो आँख का तारा हैं, चांद आँख का तारा 30 साल से हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी साहब भी कोई 1 साल से भी वो इस्टेब्लिशमेंट की आँख का तारा है। एक और दूसरी बात यह हमने जो सुनने में आ रही है बातें कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है
कि ये जो पंजाब के मामलात और मरकज़ के मामलात हैं ना, वो उसको किसी ना किसी तरीके से ऑफिशियली या नॉफिशियली ओवरसी करें। अपने मोहसिन नकवी साहब उसकी रिपोर्ट इस्टेब्लिशमेंट को देते रहें। अब कहा जा रहा है कि यही बात शबाशी साहब ने, नवाशी साहब बिठा के उनसे बात करेंगे कि भाई जिस तरह मेरी बेटी चाहती है, जिन लोगों के ज़रिए ऑपरेट करना चाहती है, वो उनको पूरी की पूरी सपोर्ट दी जाए। तो फ़िलहाल तो हम देख रहे हैं 10-12 दिन से मामला जो है ना इंतहाई एक जिसको कहते हैं मुश्किल बना हुआ मरकज़ और सूबे के दरमियान। जी ठीक है, इस पे लगारी साहब आप क्या समझ रहे हैं? यही जो जिस तरह से अभी एहतशाम साहब भी बात कर रहे हैं, आप उनसे अग्री कर रहे हैं कि मामला बेसिकली है ये कि मरीम नवाज़ साहिबा जो जा रही हैं, जिस तरह से मामला चाह रहे हैं, और पीछे से एक पुश भी है कि जहाँ पे वो जो मामला चाह रही है उसी तरह तरीके से चलाए जाए? मैं तो ये कहता हूँ कि फेडरेटिंग यूनिट का ये राइट है कि वो अपने इंतज़ामी मामलात को अपने तौर पर हल करे और उन्हें उसी तरह से चलाए जैसे वो चाहता है। खैबर पख्तूनख्वा जो कह रहा है कि उनको चीफ सेक्रेटरी चाहिए, वो अगर आपके कानून में ये मौजूद है कि 3 आप नाम देंगे और 3 में से किसी एक का इंतखाब होगा, चलें ठीक है, आप कानून को फॉलो करें, लेकिन बहरहाल जो आदमी दिया जाए वो वहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव की मर्ज़ी का दिया जाए। इसी तरह से पंजाब में भी आपको वफाक ने ये नहीं है कि बराह रास्त वहाँ से कंट्रोल करे, इस्लामाबाद से किसी भी सूबे को बैठकर कंट्रोल करे, ये मुनासिब नहीं है। सूबे के पास उसके पूरा इख्तियारात होने चाहिए, पूरी टीम उसकी मर्ज़ी की होनी चाहिए, ताकि हम उनसे भी बात कर सकेंगे जनाब आप नताइज दें, और नताइज आए चूँकि टीम आपकी मर्ज़ी की है। तो मैं ये समझता हूँ कि वफाक और सूबे के दरमियान इस तरह के तनाज़ात नहीं होने चाहिए, और अगर पैदा हुआ है इस बात पर कि सूबा चाहता है कि उसकी मर्ज़ी के अफसरान दिए जाएँ, तो उसके मर्ज़ी के अफसरान होने चाहिए, और वफाक को अपना इंतज़ाम इस तरह से करना चाहिए। ज़ाहिर या तो एक काम और हो सकता है कि कुछ लोग सूबा मांग रहे हैं, आप इस्लामाबाद को भी एक सूबा करार दे दें, जिस तरह से इंडिया ने दिल्ली को सूबा करार दे दिया है, और आप जो है और सूबा पंजाब वैसे ही बहुत बड़ा सूबा है, उसको आप 2 हिस्सों में कर दें, सराइकी सूबा भी बना रहे हैं और जो है पंजाब भी रहने दें। इस तरह से वहाँ इंतज़ामी मामला जो है आप करने में आसानी होगी। लेकिन जब तक सूबा मौजूद है और सूबे का एक चीफ एग्जीक्यूटिव मौजूद है, तो ये उसका राइट है कि अपनी टीम बनाए और अपनी मर्ज़ी की टीम बनाए। सही। तो डॉक्टर साहब ये बेसिकली ये जो इशू है ये मोहसिन नकवी साहब के और मरीम नवाज़ साहिबा के दौरान है, दरमियान में, या फिर ये जो अभी सिचुएशन जैसे बनी हुई है, जैसे हमें दिखाई दे रही है, नॉर्मल सी एक बात है? नहीं, अगर ये मरीम नवाज़ और मोहसिन नकवी के दरमियान होता तो फिर IG सिंध के लिए इख्तलाफ, सिंध या अरसा के लिए इख्तलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की मरकज़ से क्यों होता? सिर्फ मरीम नवाज़ का होता या KPK की चीफ सेक्रेटरी का? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये आप पाकिस्तान की अगर 40 साल का उठा के देख लें तो मरकज़ और सूबों में इख्तलाफात जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टिंग पे होते रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोई सूबा कुछ ओहदे ऐसे होते हैं जिसमें IG है, चीफ सेक्रेटरी है, ये बेसिकली मरकज़ के नुमाइंदे होते हैं सूबों में। लेकिन जब इनकी पोस्टिंग की जाती है तो इन पोस्टिंग को इस तरह की जाती है कि सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं उनकी इसमें मशावरत शामिल होती है, और ये एक अंडरस्टैंडिंग के साथ होती है। लेकिन अगर सूबा किसी ख़ास आदमी को रखना चाहता है और मरकज़ किसी ख़ास आदमी को रखना चाहता है, तो फिर वहाँ पर ये इख्तलाफ बनते हैं और माजी में भी बनते रहे हैं। अगर आप देखें 40 साल को उठा के, तो ये पंजाब में भी, KPK में भी, बलूचिस्तान में भी और सिंध में बनते रहे हैं। तो अभी अगर मरियम और सिर्फ इनका मसला, ये तो मसला बनेगा, क्योंकि ये तो तय है कि जी इस वक्त जो वज़ारत उज़्मा हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब, वो बेख्तियार हैं, असल में चला रहे हैं वो मोहसिन नकवी साहब चला रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मोहसिन नकवी साहब का हर जगह इंटरफेरेंस तो होगा। अब जब मसला यहाँ पर आएगा पंजाब के ऊपर कि जनाब उनको कोई अपना नुमाइंदा चाहिए, और अगर फ़र्ज़ कीजिए मरकज़ नहीं देना चाहता है, तो ये इख्तलाफ बनेगा, जिस तरह KPK में बना है और यहाँ भी बना है, अभी चीफ सेक्रेटरी सिंध के ऊपर भी बनेगा। तो ऐसी सूरत हाल जो है वो होती रही है माजी में। भाई चीफ सेक्रेटरी सूबे जो हैं वो 3 नाम दे देते हैं, मरकज़ उनमें से एक पसंद कर लेता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, कोई ऐसा लीगल कानून नहीं है कि मरकज़ उन 3 नामों में से दे, अपना नुमाइंदा है कोई और भी दे सकता है। और उस मौके पे चीफ सेक्रेटरी जो है वो, क्योंकि उन्होंने काम लेना होता है वो की, तो वो चाहते हैं कि वो करें। ठीक है जुल्फ़िकार साहब, एक ये जो चीज़ अभी जिस जानिब डॉक्टर साहब ने भी तवज्जो दिलाई है
कि मोहसिन नकवी साहब कहा जा रहा है, और वाकई हम देख रहे हैं कि ये मामला ज़ेर बहस है। कहा जाता है कि मोहसिन नकवी साहब बहुत ही बाइख्तियार हैं, जबकि अगर हमारे वज़ीर आज़म की बात की जाए तो वो इतने बेइख्तियार से दिखाई देते हैं, उनके पास उस तरह से इख्तियारात नहीं हैं उस चेयर पे बैठ के भी। तो अगर ये मामला है तो फिर क्या हम ये कहें कि आगे जाके मामला मज़ीद ख़राब होंगे? क्योंकि मरियम साहिबा के अंदर भी एक वो मज़ाहमत वाली उनकी पर्सनैलिटी का एक ट्रेट आप कह सकते हैं। तो सर ये मामला किस तरह से देख रहे हैं? मैं भी आगे चलकर मोहसिन नकवी और चीफ मिनिस्टर पंजाब में ये मामलात हो जाएं, लेकिन पहले तो सब एक पेज पे थे जब ये केयरटेकर चीफ मिनिस्टर थे, और उसके बाद PMLN के साथ मुझे नहीं लगता कि ये मोहसिन नकवी इतने उस पे जाएंगे। मोहसिन नकवी को काफ़ी मजबूत हैं और काफ़ी बैकिंग है, जिनकी चॉइस है आप लोगों सबको पता है कि जिनकी चॉइस है वो, और शायद उनके लिए अकोमोडेट ज़रूर करें, प्राइम मिनिस्टर उसको किसी हद तक अकोमोडेट करें, लेकिन शायद इतना अकोमोडेट ना करें जिसमें चीज़ों को बहुत ज़्यादा है। अब वो चाहते हैं, मोहसिन नकवी चाहते हैं कि इंटीरियर मिनिस्ट्री उनके पास है, और इंटीरियर मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले राना सनाउल्लाह साहब के पास थी, और वो इससे पहले शेख रशीद साहब को उन्होंने दिया, वो था बानी PTI ने दिया था उनको। अब चारों सूबों में दहशतगर्दी, और ख़ासकर जिस तरह मैंने एक ख़बर पढ़ी कि मोहसिन नकवी को डायरेक्ट किया है प्राइम मिनिस्टर ने कि आपने चारों सूबों से इस उनके लोग जो गवर्नमेंट है उनके साथ आपने कोऑर्डिनेशन करना है, और तमाम चाइनीज़ के प्रोटेक्शन को फुल प्रूफ, ज़रा अहमियत उनकी बढ़ जाती है। चाइनीज़ का जहाँ मसला आता है अहमियत बढ़ जाती है, तो वो शायद उनको अकोमोडेट करें किसी हद तक, और उनको और दहशतगर्दी के जो जितने वाक़यात हैं उनको निपटने के लिए उनके सबके ख़्याल में ये था कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़्याल में और गवर्नमेंट के ख़्याल में कि ऐसा बंदा होना चाहिए। अब उन्होंने दे दिया, अब उसको से ज़रूर कोई काम चलाएंगे, अकोमोडेट करेंगे। आगे चलकर शायद कोई अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स अगर हों प्रॉब्लम्स, वो आगे चलकर अब मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये है कि जिस चॉइस जो अफसरान दोनों की कॉमन चॉइस है, ये अच्छा अफसर है जी, अच्छा अफसर है, मेरे पास भेज दो, नहीं जी हमारे पास रहने दो, ये बात चल रही है, और इस तरह की आगे चल के वो करेंगे। मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा मसला है। आगे चलकर शायद कोई इस तरह अगर ठन जाए तो इनकी वजह से बड़े शरीफों के दरमियान जो है मामलात मोहसिन नकवी से ख़राब हो सकते हैं। बिल्कुल, और उसमें हम देख भी रहे हैं क्योंकि मियाँ साहब को जो उनका एक कहा जाता है कि उनका एक ख़ास हल्का या उनके जो ख़ास सपोर्टर्स में से कारकुनान की अगर बात की जाए, जावेद लतीफ़ साहब या राना सनाउल्लाह साहब, आजकल वो भी शोला बयानी कर रहे हैं मोहसिन नकवी के अगेंस्ट। हम देख रहे हैं मुख्तलिफ TV चैनल्स पे प्रोग्राम्स में बैठ के। तो अब देखते हैं आगे जाके ये मामला किस जानिब जाते हैं, लेकिन एक अहम ओहदा है डेफिनेटली IG इस्लामाबाद का, जिसकी तैनाती पे ये एक रिफ्ट बना हुआ है, इसको देखना पड़ेगा। 10-11 दिन हो चुके हुए हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मुख्तलिफ स्टोरीज हमारे सामने मौजूद है, उन पर बात होगी। वेलकम बैक। आलमी बैंक के बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने पाकिस्तान के 2 मंसूबों डिजिटल इकोनॉमी और सैलाब से बचाव के लिए 149.7 मिलियन डॉलर की फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी है, जिसमें डिजिटल इकोनॉमी इन्हांसमेंट प्रोजेक्ट के लिए 78 मिलियन डॉलर्स मुख्तस किए गए हैं, जिनसे टेक्नोलॉजी और डेटा पर मबनी फैसला साजी के जरिए मालियाती निज़ाम को बेहतर बनाया जाएगा। जबकि सिंध में बेराजों की बेहतरी के लिए मंसूबे के लिए 71.7 मिलियन डॉलर मुख्तस किए गए, जिससे सैलाब से बचाव यकीनी बनाया जाएगा। इस मंसूबे से नहरी निज़ाम भी बेहतर होगा, शदीद सैलाब और खुश्क साली के वाक़यात में कमी आएगी। अपने तज्ज़ियाकारों से जानते हैं कि वो इस फाइनेंसिंग कैसा देखते हैं, और जैसे तवक्को की जा रही है कि क्या वाकई इसके वैसे ही समरात हासिल हो सकेंगे। पहले भी हम देख सकें माजी में भी जब सिंध में जो सूरत हाल रही सैलाब के बाद, और जो दीगर जगहों पर दीगर मामला पेश आए सैलाब के बाद, क्या उस तरह से जो इन्वेस्टमेंट आई थी उसके हमें समरात दिखे, और क्या इस बार कुछ मामला बेहतर होंगे? ये सवाल लेके डॉक्टर साहब आपकी जानिब आऊँगी। देखिए, ये जो जितना आपने बताना था इसमें इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। तो आपने बता दिया कि 149.7, और ये आलमी बैंक इस तरीके से मदद करता रहा है, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं,
इवन भारत की भी करता है, बांग्लादेश की भी करता है, श्रीलंका भी करता है। जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है, जिन इश्यूज़ पे जो हाईलाइट करते हैं वहाँ की लोग, तो वो करता रहता है। और ये एक 149.7 मिलियन डॉलर उन्होंने 2 चीज़ों के लिए किया है, और ख़ास तौर पे सरकारी इदारों में इक़्तिसादी कारकर्दगी की बेहतरी के लिए, शफाफियत के लिए, और जो टेक्नोलॉजी है उसके डेटा प्रोसेसिंग के लिए, ऑनलाइन सेफ्टी के लिए ये चीज़ दी गई है, जो कि आपने इसमें पहले ही बता दिया है कि 78 मिलियन डॉलर्स है, और दूसरा 71.7 मिलियन डॉलर सिंध में सिंध में जो बैराज हैं उनकी बेहतरी के लिए दिया है। और ये देते रहते हैं इस किस्म की चीज़ों में, मुख्तलिफ जगहों पर ये काम होता रहता है। आलमी बैंक, वर्ल्ड बैंक हो, एशियन बैंक हो, इस्लामी तरक्याती बैंक हो या और दूसरे बैंक हो, वो इस तरीके से मदद मुख्तलिफ मुल्कों की करते रहते हैं। जी ठीक है एहतशाम साहब, आपकी जाने बात हूँ, जिस तरह से पाकिस्तान को हम देख रहे हैं कि कुदरती आफात का सामना रहता है, और उस सूरत हाल में जो नुकसानात होते हैं उससे बचाव के लिए हम देख रहे हैं फाइनेंसिंग भी आ चुकी हुई है। अब हम क्या अच्छे की उम्मीद रखें कि आगे चल के अगर ऐसे डिज़ास्टर आते हैं तो उसको हम अच्छे तरीके से मैनेज या हैंडल कर पाएंगे? देखिए आमना, ये 149 मिलियन डॉलर के 2 जो प्रोजेक्ट हैं, ये सिंबॉलिक इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। बाज़ाहिर ये लगता है कि ये कुछ छोटी सी रकम है, ये ठीक है, छोटी सी रकम है जब आप बिलियंस की बात कर रहे हो, लेकिन इस सारे मसले को इसका तनाज़र देखना चाहिए कि हमारी जो फॉरेन फंडिंग है वो रुकी हुई है इस वक्त। सब ने लिंक किया हुआ था IMF की फंडिंग के साथ आपकी, अब वो उसकी वजह से, क्योंकि हमारा ये एग्जेक्टिव बोर्ड के पास जा रहा है केस, हमारी आखिरी 1.1 बिलियन डॉलर की किस्त मिल जाएगी, फिर आगे के लिए भी मरला तय हो गया। अभी आप देखने ऑलमोस्ट लिंक किया हुआ था। अभी जो हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक से मदद मिलती है, जिसका दानिश भी जिक्र कर रहे हैं, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है और बायलैटरल क्रेडिट है, कोई नहीं दे रहा था। सारे कह रहे थे जी क्लीन बिल ऑफ हेल्थ टू द इकोनॉमी IMF से लेके आए। इवन चाइना, UAE, कतर, सऊदी अरब ने भी कहा है कि नहीं जी पहले आप उनके साथ मामला तय करें फिर आएंगे। तो मेरा ख्याल है ओवरऑल इकोनॉमी को ठीक करने के लिए, दोबारा स्ट्रक्चर करने के वाले से, जो दुनिया समझ रही है कि पाकिस्तान में जिस अंदाज से फॉरेन फंडिंग पैसा आया, खाया गया, किसी को नहीं पता चला किधर गया, कहाँ से गया, किसने लिया, तो उस हवाले से तो दुनिया के कंसर्न तो अपनी जगह पे हैं। तो ये 2 प्रोजेक्ट का इस स्टेज पे मंजूर होने का मतलब ये है कि आइंदा के लिए अब ये रास्ता खुल जाएगा। सारे IMF की तरफ देख रहे थे कि जी IMF जो है ना क्लियरेंस देगा तो आगे चीज़ें चलेंगी। तो मेरा ख्याल है बहुत से लोग हैं मदद देना चाहते हैं। मुझे पता है जापानीज़ के 2-3 बड़े प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, एनवायरनमेंट के हवाले से भी रुके हुए हैं, फिर क्या कहते हैं आपके क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी रुके हुए हैं, कुछ और हैं, कराची के हवाले से 2-1 उनके प्रोजेक्ट हैं। तो सारे देख रहे हैं कि IMF क्लियरेंस देता है। अब क्योंकि एक वर्बल सी क्लियरेंस आ गई है, अब फॉर्मली जब आ जाएगी कि हमारा डिक्लेयर कर देगा एग्जेक्टिव बोर्ड 1.1 बिलियन डॉलर, तो उसके बाद फिर ये दुनिया कहेगी कि जी ठीक है हम आपके साथ बिजनेस करते हैं। तो मेरा ख्याल है न्यू सेंस वैल्यू भी है, सिंबॉलिक वैल्यू भी है, और ये आइंदा के लिए एक बड़ा स्टेप फॉरवर्ड होगा कि हमें पैसे कहाँ से कितने मिलने हैं। जी लगारी साहब, आप इस पेशरफ्त को किस तरह से देखते हैं? जी मेरा ख्याल ये है कि वर्ल्ड बैंक की इंगेजमेंट जो है ना वो आपके लिए एक पॉजिटिव चीज़ है, इसलिए कि जैसे कह रहे हैं हमारे सीनियर दोस्त कह रहे हैं, डॉक्टर साहब भी और जनाब एहतशाम साहब भी, तो बात यह है कि वर्ल्ड बैंक की इंगेजमेंट से बाकी जो हमारे जो डोनर्स हैं या जो हमारे लोन जिनसे हम लेते हैं, कर्जे लेते हैं, जो हम जिनकी बुनियाद पर हम अपने चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, उन वो भी होंगे माइल, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक भी आपको कर्जे देगा, और दीगर जो आप जाएंगे कंसोर्शियम्स के पास तो वो भी शायद आपको कंसीडर करें। लेकिन अगर जो जिन चीज़ों के लिए ले रहे हैं, असल बात यह है कि क्या आप अपनी कारकर्दगी से अगर इकनॉमी को डिजिटल करना है तो क्या उस तरफ आप बेहतर तौर पर डिलीवर करने की पोजीशन में हैं। और दूसरी बात यह है कि सिंध के अंदर जो 3 बड़े बैराज हैं, कोटरी बैराज और सखर बैराज और गुड्डू बैराज, क्या हम उनको इस काबिल बना लेते हैं कि हमारे लिए पानी के मसाइल कभी पैदा ना हों, और जब सैलाब आता है तो हम सैलाब को भी मैनेज कर सकें और पानी की शार्टेज को भी मैनेज कर सकें। ये दोनों चीज़ें जो हैं अगर ये कारआमद होते हैं और ये सुर्ख फीते की नज़र नहीं होता है और ये जो है वो TADA में नहीं खर्च हो जाता है और इस तरह की चीज़ों में खर्च नहीं हो जाता है, तो ये आपको उसके नतायज भी मिलेंगे। एक तो पहली बात यह है कि आलमी इदारों की इंगेजमेंट ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, और दूसरी बात यह है कि आप अपने जो आपके अपना स्ट्रक्चर है उसको कैसे आप बेहतर बनाते हैं
यानी आपकी इकनॉमी जो है डिजिटल अगर नहीं है, अच्छा इससे आपका स्पेस खुलेगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, और अगर ट्रांसपेरेंसी आती है तो बहुत सी चीज़ें जो अब आपके हाथ में नहीं हैं फिर आपके हाथ में होंगी। जुल्फ़िकार साहब, आप अग्री करते हैं नज़ीर लगारी साहब से, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक की इंगेजमेंट है, ये एक अच्छी बात है, लेकिन अगेन डिजिटल इकोनॉमी ये एक बड़ा क्वेश्चन अपनी जगह पर मौजूद है। देखिए, बात वर्ल्ड बैंक की हो, आलमी अदारे, मालियाती अदारे हों या दूसरे अदारे हों, उसकी इंगेजमेंट तमाम दुनिया में सब ममालिक चाहते हैं कि हमारी इंगेजमेंट उनके साथ रहे, इतराज़ात ना हो, सेंक्शन ना लगें, किसी शक की निगाह से हमें ना देखा जाए, किसी न कहीं उसमें हमें कहीं किसी ग्रे एरिया में या डार्क एरिया में पुश ना किया जाए, सब ये चाहते हैं। गो के 15 करोड़ डॉलर जो है, 15 करोड़ डॉलर कोई ज़्यादा नहीं है, 4 साढ़े 4 गालिबन 400 गालिबन ये कुछ अरब बनते हैं। अब इसमें क्या पैसे मिलेंगे, क्या वो उसका, लेकिन सिंबॉलिक वैल्यू उनकी बिल्कुल उसकी है, और ये पैसे अगर सही इस्तेमाल भी हों तो आपने वो मॉनिटर भी करते हैं, आपने उनको रिपोर्ट्स भी भेजनी है, ये चीज़ें बेहतर अंदाज में इस्तेमाल हों। और डिजिटल इकोनॉमी ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि उनकी इंगेजमेंट भी है और उसमें वो हमें हेल्प कर रहे हैं। वो के वो बांग्लादेश को भी देते होंगे, इंडिया को भी देते होंगे, सब दुनिया को वो अपने तौर पर हेल्प करते होंगे, हम भी उसमें शामिल हैं। और हमारी इस वक्त एक सिंबॉलिक वैल्यूज़ की है और वो होनी चाहिए, और इसी तरह चीज़ों को हम आगे लेके चलेंगे। बाकी आगे इस तरह की चीज़ें जब स्मूथ चल रही हों तो आगे भी बड़े उसके अमाउंट वाइज भी आपको कंसिडर किया जाता है और उसमें कोई हर्डल्स क्रिएट नहीं होते। ये मेरा वो है जी। ठीक है जी, इस हवाले से आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू आ चुका है। एक और अहम मामला मौजूद है जब हम देख रहे हैं कि ख़ास तौर पे रमज़ान में ये मामला बढ़ता ही चला जा रहा है। वो मामला है जनाब सिंध में स्ट्रीट क्राइम्स का। बिलखुसूस वैसे तो हम देख रहे हैं कि मुल्क भर से ऐसी खबरें रिपोर्ट हो रही हैं, लेकिन सिंध में ये मामला दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। कच्चे के डाकों की बढ़ती हुई वारदातों पर बात कर चुके हैं, लेकिन ना स्ट्रीट क्राइम्स में कमी आ रही है और ना ही कच्चे के डाकों की पक्की कार्रवाइयों को रोका जा सके। इस हवाले से MQM पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए मुतालबा ये किया है कि सिर्फ कराची में रेंजर्स को इख्तियारात देने से जराइम नहीं रुकेंगे, बल्कि रेंजर्स को पूरे सूबे में यकसा इख्तियारात दिए जाएँ और पुलिस से काली भेड़ों को ख़त्म किया जाए। जबकि MQM की तनकीद पर भरपूर रद्द-ए-अमल भी आया है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन ने कहा है कि MQM पाकिस्तान पुलिस फोर्स को मुतनाज़ बनाकर मुजरिमों को फ़ायदा पहुँचा रही है। MQM हुकूमत में हो तो सब अच्छा होता है, जब ये इक़्तिदार से बाहर हो तो सब बुरा क्यों नज़र आता है। दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत के एक रुकने सिंध असम्बली का भी ये कहना है कि सूबे में जराइम बढ़ गए हैं, फ़ौज आए और इसको जड़ से उखाड़ दे। अब इस तमाम सूरत हाल में सवाल यह है कि आखिर कब तक हर मसले के हल के लिए हमें पाक आर्मी या रेंजर्स की तरफ देखा जाना है, और दूसरी जानिब पुलिस फोर्स को इतना मजबूत और अहल क्यों नहीं बनाया जाता कि वो खुद सूबाई मामला देने के लिए काफ़ी हों। लगारे साहब देखें, जाहिर है कि जब शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम न किया जाए और जब स्ट्रीट क्राइम में मुजरिम जो हैं दंदनाते फिर रहे हों तो सवाल तो उठता है। और जबकि लोग मुज़ाहमत कर रहे हैं और मुज़ाहमत न करें तब भी अगर गोली का निशाना बन जाए और जान से चले जाएँ तो फिर तो और ज़्यादा मामला संगीन हो जाता है। ये एक बड़ा क्वेश्चन है सिंध हुकूमत पर और सिंध की इंतज़ामी सलाहियत पर। लेकिन जो ज़िम्मेदार हैं, पुलिस ने जब बेहतरीन नताइज दिए थे उस वक्त क्या किया गया था, मालूम हुआ था कि उस वक्त पुलिस को विक्टिमाइज़ किया गया, पुलिस को टारगेट किया गया, और पुलिस चीफ जो थे उस वक्त जिन्होंने बड़े बड़े केस जो हल किए थे उनको हटाया गया, और हटाने के बाद मुदाखलत हुई डायरेक्ट इज़्ज़त माब सुप्रीम कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट ने कराची अमन केस बनाकर 100 मोटो लेकर पूरा इंतज़ामी चीज़ें अपने हाथ में ले ली थी, वो नहीं होनी चाहिए थी, और उसके बाद ख़राब हुई चीज़ें। फिर उसके बाद जो है हर महीने ये होता था कि जनाब वो या कुछ अरसे के बाद कि रेंजर्स की यहाँ सिंध में होने के लिए कोई कानून साजी की जाए या उसकी असम्बली से अप्रूवल ली जाए। मसला ये है कि रेंजर्स का अपना कोई काम भी तो हो ना, रेंजर्स की कोई ऐसी जिम्मेदारियां भी तो हों कि जनाब आपने कोई ख़ास जैसे मुख्तलिफ सेगमेंट्स पर आपने बनाया कि जी टेररिज्म काउंटर टेररिज्म के लिए कोई बनाया हुआ है, आपने वो काम किया है, या कारों की गाड़ियों की स्नैचिंग को रोकने के लिए कोई और पुलिस बनी हुई है, इस तरह से कुछ करने के लिए रेंजर्स की कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए, जनाब आपने ये काम करना है।
कि स्ट्रीट पर अगर क्राइम हुआ तो फिर हम रेंजर से बात करेंगे, या कहीं और होता है तो इस तरह से हम बात करेंगे। उनकी जिम्मेदारी इस तरह से नहीं है। और रेंजर्स के पूरा नेटवर्क मौजूद है और वहाँ पर सारे अफसरान मौजूद हैं। नताइज का हमें नहीं मालूम होता है। बाज़ दफ़ा होता है ऐसा बिल्कुल कि रेंजर्स की बड़ी कार्रवाई के नतीजे में बड़े बड़े वाक़यात को रोका भी जा गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं रोका गया है, लेकिन बहरहाल ये एक बड़ा सवाल है। और रेंजर्स का जो इंतज़ामी कंट्रोल है, ज़ाहिर है वो रेंजर्स के पास होता है, और रेंजर्स एक सिक्योरिटी इदारे के तौर पर वो होता है, काम करता है। रेंजर्स का और पुलिस का मिलकर जो कोऑर्डिनेशन के ज़रिए जो काम होता है उसके हमेशा अच्छे नताइज मिले हैं। लेकिन अगर मुतहारिब बन जाएं और एक दूसरे के मुकाबले में और कंपटीशन वो ना हो कि नताइज का हो, बल्कि ज़्यादा कारकर्दगी में और एफिशिएंसी शामिल हो जाए तो फिर मसाइल बढ़ जाते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि अपोजिशन और हुकूमत को भी शहरियों के मसाइल के हल की तरफ देखना चाहिए, पॉइंट स्कोरिंग के मामले पर नहीं जाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ये पॉइंट स्कोरिंग तो ठीक है एक जानिब, लेकिन आप समझते हैं कि जो मुतालबा आ रहा है रेंजर्स या आर्मी इन मामलात को देखे, वो कंट्रोल करे, तो उससे बेहतरी की हम उम्मीद कर सकते हैं? ये मुतालबा ठीक है किसी हद तक? जो वफाक को 65% रेवेन्यू देता है और सूबे को 85% रेवेन्यू देता है और उस पर खर्च होता है 8 से 12%। अभी पंजाब का मैं पढ़ रहा था कि 57 अपने अफरादी क़ुव्वत के लिहाज से उसको दी जाती है मरकज़ से, और 27% सिर्फ लाहौर पे लगता है। तो देखें, सिंध तो कराची के ऊपर तो कुछ लगाता नहीं है, वो तो सामने नज़र आ रहा है साहब। ये कैलकुलेशन है, इसको कोई चैलेंज करना चाहे तो कर दे। दूसरा शर्म का मकाम है सिंध की इंतज़ामिया के ऊपर, हुकूमत के ऊपर, कि सिंध के चीफ जस्टिस जो हैं वो एक इजलास बुलाते हैं और उनको बुलाना पड़ता है। ये चीफ जस्टिस का काम है कि डीजी रेंजर्स को, आईजी को बुलाए और उसके बाद ये डिस्कस करे कि कच्चे के डाकुओं का क्या हो रहा है और ये स्ट्रीट क्राइम्स क्या हो रही है और ये जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है इसको आप हल करें 15 दिन के अंदर। यानी ये काम अब चीफ जस्टिस का रह गया है। तो ये तो शर्म का मुकाम है सिंध की इंतज़ामिया और हुकूमत का। और वो शख्स जो होम मिनिस्टर है वो ताने देता है, तशने देता है कि अगर क्राइम हो रहा है, मर रहे हैं लोग तो क्या फ़र्क पड़ता है। और तुम्हारे दौर में बिल्कुल सही है, किसी के दौर में कराची को फ़ायदा नहीं हुआ, चाहे वो पीपल्स पार्टी का दौर हो, MQM का दौर हो, PMLN का दौर हो या PGI का दौर हो। कराची को हमेशा यतीम बना के रखा गया है, कराची से सब ने खाया है। और क्या MQM के दौर में जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर, होम मिनिस्टर इनका नहीं था? बिल्कुल था। आज कई सालों से पीपल्स पार्टी का है। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान पुलिस 2002 का जो ऑर्डर बना वो सस्पेंड है, वो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। 1934 का कानून जो कि आपके पुलिस स्टेशन कानून है और 1898 का ज़ाब्ते फौजदारी कानून SHO, अभी मेरी रोंगटे उठ गए जब मैंने एक डकैत के मुंह से सुना, आप भी देख ली होंगी सोशल मीडिया में, उसने ये बताया कि मैं किस किस SHO को, उनके अपना सास ससुर भी पुलिस में है, उसका मामू में पुलिस में है और वो पूरे पाकिस्तान में डकैती, कराची में डकैती करते हैं और मुख्तलिफ पुलिस के लोगों को भत्ता देते हैं, किसी को 6,000 पर डे, किसी को 25,000 पर डे। तो क्या ये इत्तला जो है वो आप तक, हम तक है? क्या ये IG को और दूसरों को नहीं पता है? सवाल ये है, पुलिस के अंदर आपके डाकुओं को अपॉइंट किया गया है, ये बात भी प्रूव हुई है, ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। और जब 1934 के कानून के तहत सिर्फ SHO इलाके का मालिक होगा, और SHO मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 10-15 करोड़ रुपए दे के आएगा, तो उस इलाके की किडनैपिंग, स्नैचिंग और ये मंशियात और ये सब चीज़ें कैसे ख़त्म होंगी? रेंजर्स को डिस्क्राइब किया गया एक लिमिटेड टारगेट, खास तौर पर टेररिज्म के हवाले से उनके डिस्क्राइब है। अब उनके पास जो इंतज़ाम, जो इन्वेस्टिगेटिव जो अख्तियारात हैं, कानून हैं, वो उनके पास नहीं है। कराची में तो थोड़े बहुत हैं, सिंध में बिल्कुल नहीं है। और ये कच्चे के डाकू मैं बार बार कहता हूँ, ये कोई अलग सूबे हैं, आपने कराची और सिंध का अलग अलग किया है। आप ख़त्म नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये उन लोगों के मफादात के लिए काम करते हैं जो पक्के के डाकू पार्लियामेंट में बैठे हैं, इंतज़ामिया में बैठे हैं, हुकूमत में बड़े हैं,
ऐवानों में बैठे हुए हैं, आप कैसे इन्हें ख़त्म कर देंगे? रेंजर्स और पुलिस बेचारी क्या करेगी? पुलिस के कुछ लोग, मैं पूरी पुलिस को मुद्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराता है, इनमें वो लोग भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किरदार किया है, जिन्होंने शहादतें दी हैं, लेकिन ये एक माफिया बन चुका है। पुलिस बहुत बड़ी तादाद में ये माफिया बन चुका है और ये काम नहीं कर रहे हैं। यकीनन आईजी बेहतरीन इंसान है, डीजी रेंजर्स बेहतरीन है, लेकिन इनको इख्तियारात खुल के इंतजामिया देगी, लेकिन अगर इंतजामिया में ही मुलव्विस होगी इन मामलों में एग्जैक्टली तो फिर मामले का हल नहीं निकलेगा। लेकिन अब ये मामला इस नहज तक पहुंच चुके हैं कि यहाँ डेफिनेटली इसको फ़ौरन स्टॉप लगाना पड़ेगा। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी इस हवाले से अपने कंसर्न्स रेज किए हैं, तो अब देखते हैं कि इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे जो दीगर पार्टिसिपेंट्स हैं उनका इस हवाले से टेक लेंगे। वेलकम बैक। मैं जुल्फ़िकार साहब की जानिब बढ़ती हूँ। शहजादा जुल्फ़िकार साहब, ये अब हमने सोल्यूशन की तरफ कब जाना है? हम हमेशा बात करते रहे हैं कि इसमें जराइम बढ़ते चले जा रहे हैं। अब रमज़ान की अगर हम बात कर लें, रमज़ान में डकैती मज़ाहमत पर 19 अफराद कत्ल और 50 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। ये वो है जो रिपोर्ट हुए हैं, अभी ऐसे बहुत सारे होंगे जो रिपोर्ट नहीं भी हुए होंगे। तो सर, ये क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, इस पर हम पॉइंट स्कोरिंग देख रहे हैं दोनों जमातों की जानिब से, लेकिन मामले के हल के लिए क्या बैठेंगे एक पेज पर, इस मामले को लेकर सीरियसली हैंडल करेंगे? देखिए, इस वक्त क्राइम कोयटा में भी है, क्राइम पंजाब में भी है, इस्लामाबाद कभी पूरे पीसफुल पंजाब जो है, इस्लामाबाद पीसफुल समझा जाता था आपका, अब वहाँ भी जो है स्नैचिंग हो रही है, मोटरसाइकिल स्नैचिंग, गाड़ियाँ चोरी करके ले जा रहे हैं। पता सर, लेकिन वहाँ की जो इंतजामिया वो फिर भी कंपैरेटिवली विजिलेंट है, कंपैरेटिवली। मैं अब उसी की तरफ आता हूँ, वो एक अलग बात है। मैं सिर्फ एक बात करके वापस आता हूँ आपके क्वेश्चन कराची की तरफ। देखिए ना, कराची में बिल्कुल है, ये चीज़ें हो रही हैं, बजाय ये असल में उसके बैकग्राउंड में जाएं। दोनों जमातों का असल में एक दूसरे के खिलाफ पॉइंट स्कोरिंग है। होम मिनिस्टर MQM से भी रहे हैं, इसी तरह की डकैतियाँ, कत्ल, गारत और क्या क्या कुछ होता था वो डिफेंड कर रहे होते थे उस वक्त, और पीपल्स पार्टी मिलके डिफेंड कर रही होती थी सब उसको। अब वो क्योंकि दोनों मुखालिफ हुए हैं, उन्होंने एक दूसरे के जो हैं वो एक दूसरों के ख़िलाफ़ तलवारें निकाली हुई हैं, और वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उनको वो करें। और वो भी पार्टी, पीपल्स पार्टी इस वक्त इक़्तिदार में है, दिल बड़ा करना चाहिए, उनकी क्रिटिसिज्म को देखना चाहिए, कौन क्या कह रहा है उसको छोड़ दें, क्या कह रहा है इसको देखें, कौन कह रहा है उसको छोड़ दें। वो उसको पॉजिटिवली लेकर ये बात सही है, लोग परेशान हैं, जिस तरीके से मीडिया पे रिपोर्ट्स आ रही हैं उस पर तवज्जो दें, उन अच्छे पुलिस अफसरों को लगाएं। एक तो मसला ये है, मैं ख़ुद भी कराची आता जाता रहा हूँ, पुलिस अफसरों से भी हमारी कोई बातचीत होती है, पॉलिटिशियंस पे भी बातचीत होती है। बात वही है, IG बेचारा क्या करेगा जब आप उसको टीम अच्छी नहीं देंगे। अच्छी टीम उनको देंगे, जब तमाम पैसे बनाने पर लगे रहेंगे, जब तमाम चीज़ें इस पर लगेंगे, बड़ी मुश्किलात होंगी। मेरे ख्याल में मैंने कल देखा, मुझे भी अफसोस हुआ कि अगर एक ने कोई बात की है तो 3 मिनिस्टर उसका जवाब दे रहे हैं। 3 मिनिस्टर एक ही जवाब दे दें, क्या फ़र्क नहीं, तीनों उसके जवाब दे रहे हैं और डिफेंड कर रहे हैं। उससे ये लग रहा है कि वो अपनी कमज़ोरियों के बजाय जो हैं उनका जवाब दे रहे हैं। बेहतर यह है कि पुलिस फोर्स को छांटी की जाए, उसमें से अच्छे अफसरों को कराची में लगाया जाए, अंदरूनी सिंध से लेके आएँ, कराची में लेके आएँ लोगों को, अच्छे लोगों को, वरना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी। अभी मैं कहीं देख रहा था कि सिर्फ रमज़ान के महीने में कई बेचारे नौजवान जो हैं वो अपने जानों से गए हैं, यही पुलिस डकैती। और ये अब पुलिस क्यों एक्ट नहीं करती है? देखें, जराइम होते हैं, लेकिन उसके बाद हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद ज़रूर आता है पुलिस की कारकर्दगी आती है। ये पूरी दुनिया में है। क्राइम होना कोई वो नहीं है, डिटेक्ट करना पुलिस का काम होता है। वो डिटेक्ट करके ये तो पता चले कितने डाकुओं को पकड़ा है। वो महीनों महीने हम सुनते नहीं हैं कि कोई इस तरह नहीं, वो शहरियों ने पकड़ के उनको मारा पीटा तो पुलिस पहुंच जाती है, उसको पकड़ लिया। अदरवाइज़ कोई हमारे शुनीद में नहीं आया है
पुलिस काम करे, उनका नेटवर्क है, नेटवर्क को बढ़ाएं, बेहतर ये। और ख़ासकर ईद आती है, ईद के नज़दीक चीज़ें ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं, इस चीज़ों को देखा जाए। और अगर देखें रेंजर कराची में काम कर रही है, अगर उन्होंने कह दिया कि जो कच्चे के डाकू हैं अगर उधर भी रेंजर्स को वो इख्तियारात यहाँ भी दे दें और वहाँ भी उनको कर दें, कोई आप उसको नहीं चाहते हैं, आप उसको डिफेंड करें अपने तौर पर और अपनी कमज़ोरियों पर नज़र डालते हुए काम ज़्यादा मजबूत करें और अच्छी टीम बनाएं, तो लोगों को तसल्ली हो। वरना ये आज MQM बोल रहा है, कल तमाम पार्टियां बोलेंगी, कल पीपल्स पार्टी के अंदर से आवाज़ उठेगी लेकिन कि जो काम हो रहा है वो ठीक नहीं है। लेकिन एहतशाम साहब, तमाम पार्टीज बोलेंगे, तब भी आप देखें कि सूबे के चीफ मिनिस्टर की बेबसी ये है, उनको समझ नहीं आ रही कि ये असलहा कहाँ से आ रहा है। वो इतने मासूम हैं, उनको यहाँ सारी सिचुएशन का पता ही नहीं है। तो सर ये अगर इस तरह से मामला चल रहे हैं तो ये दिन ब दिन जो सिचुएशन ख़राब हो रही है, कच्चे के डाकुओं वाला मामला सिंध में अलग है, कराची के जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं वो अलग हैं। अगर ये रमज़ान की खाली बात कर लें, 4,500 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट हुई हैं सिर्फ कराची में, पूरे सिंध की बात नहीं हो रही। देखिए, कच्चे के डाकों की बड़ी बात हुई है। इस हवाले से गुलाम नबी बेबन जो है वो ये फरमाते हैं कि जी हमने कच्चे के तमाम इलाकों को, वो कहते हैं आमना, हमने सील कर लिया है और हमें मोस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट चाहिए। हमें फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल गया है असला ख़रीदने के लिए। हम ख़रीदेंगे और चुन चुन के डाकुओं को ख़ात्मा करेंगे। चलें, ये क्लेम कितना ठीक है, कब तक होगा नहीं होगा। लेकिन आमना एक बात जो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है ना, कराची या सिंध के अवाम, ख़ास तौर पे कराची के, उनका मैंने देखा है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी सिस्टम पे से एतमाद उठ गया है। जिस अंदाज से स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हुआ, वेपनाइजेशन जितनी तेज़ी से हुई। बाय द वे जाते जाते चीफ मिनिस्टर जो है ना, आपने देखा जब पहले थे इलेक्शन से पहले, आप सेफ सिटी प्रोजेक्ट का एक इफ्तिताह करके गए थे। भाई उसकी कारकर्दगी क्या है, आपने पूछा वो कितने कैमरे काम कर रहे हैं। नहीं, लंदन में 50,000 कैमरे हैं शहर में, तो जनाब सारा वक्त वो कैमरे उनके ऑन रहते हैं और उनको मॉनिटर किया जाता है। लंदन में भी चोरियाँ होती हैं, लंदन में भी स्ट्रीट क्राइम होता है, लंदन में भी क्राइम होता है, लेकिन लगारी साहब उसका होता है, हाँ होता है, लेकिन रेशो बड़ा कम है और फिर होता है तो लोग पकड़े जाते हैं। मैं उसका विक्टिम रहा हूँ जनाब, मैं उसका विक्टिम रहा हूँ। कायदे आज़म के घर के सामने मेरा सब कुछ जो है चुरा लिया गया। ठीक है, और आमतौर पे हमने देखा है कि वहाँ पे अननोटिस कोई चीज़ नहीं जाती, वो पुलिस इवेंचुअली लोगों को पकड़ लेती है। लेकिन हम ना देखें हमारे कराची का मसला क्या है। 200 मुल्कों में कहा जाता है कि 120 ममालिक जो है ना उनसे बड़ा है कराची, और उसको आप देख लें 3 करोड़ से ज़्यादा प्लस की आबादी है। और फिर जिस अंदाज से आपने देखा मशरूम ग्रोथ हुई, फिर जिस तरह से इसमें आपने देख लें मिलिटेंसी का फैक्टर देख लें, दहशत गर्दी देख लें, फिर तशद्दुद देख लें, कौन सी चीज़ है। अब यह है कि लोगों का इस लिहाज से एतमाद उठ गया, जो एक तो देखें इकॉनमी की हालत है ख़राब है, गुर्बत है, जॉब्स नहीं है लोगों के पास। दूसरा ये है कि लोगों को लगता है कि जी दे कैन गेट अ विजिट। ज़्यादातर लोग आपने देखा चाहे पुलिस की मदद से चाहे अदरवाइज किसी के कहने पे करके अपने जुर्म करके चले जाते हैं, उनको कोई पकड़ नहीं सकता। एक अरसे से एक मसला बना हुआ है कि कराची की पुलिस जो है ना वो पोलिटिसाइज है, उसको डीपोलिटिसाइज करने की ज़रूरत है। वो आपने देखा सियासी जमातों पे, पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, इवन PMLN ने अपने लोगों को वहाँ पे भर्ती करवाया। नतीजतन आप लोगों को से क्या एक्सपेक्ट करेंगे, जो सियासी तौर पे कंप्रोमाइज़ लोग हैं, उनसे अगर आप कहेंगे जी आपने हमें रिजल्ट देने, तो कैसे देंगे। तो मेरा ख्याल है एक वक्त आ गया हम ना कि एक पॉलिटिकल और सिक्योरिटी एक्शन की ज़रूरत है। वो रेंजर के दिखाया था एक ज़माने में, उसमें फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से चारों सूबों की तरफ बड़ी सपोर्ट थी। अब लगता है कि रेंजर शायद इतनी इफेक्टिवली काम नहीं कर रही, और ख़ास तौर पर जब कहा जाता है कि जी सूबों के अख्तियार दिए गए, और फिर 18वीं तरमीम है, फिर सूबों को कहा जाता है कि जी उनको आज़ादी अपने तौर पर इंटरफेरेंस मत करें। लेकिन सवाल यह है कि अब पिछले 30 जिसको कहना चाहिए तीसरी टर्म के लिए पीपल्स पार्टी आ गई, तो उनके ऊपर है। MQM बड़े उनके पार्टनर हैं, उन्हें भी चाहिए कि भी मिलकर इस मसले का हल करें। और ये मुसलसल एम्बेरसमेंट उनके लिए पैदा हो रही है। और वाकई वो कराची जिस तरह बात हो रही है, देखें ना कब तक इतना रेवेन्यू देगा। आधे लोग तो चले गए हैं वहाँ से छोड़ के, बिजनेसमैन कोई चला गया श्रीलंका चला गया, कोई दुबई चला गया, कोई मलेशिया चला गया। अभी भी लोग वो यही कह रहे हैं कि जी यही सूरत हाल रही तो अब चले जाएंगे यहाँ से। तो देखिए इससे ज़्यादा वार्निंग क्या हो सकती है। तो मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि एक स्ट्रॉन्ग एक्शन की ज़रूरत है, और इसके लिए सारी सियासी जमातें, सियासी अदारे ऑन बोर्ड होंगे तब बात बनेगी। लेकिन अगेन हैरानकुन बात इसमें सारी ये है जो मुझे समझ आई है कि हमारे जितने भी यहाँ पे सिंध में ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो ये हम ये रेंजर्स बुलाने का ये फ़ौज बलबा कर रहे हैं, लेकिन हम इस पे बात नहीं कर रहे हैं कि हमने अपनी पुलिसिंग सिस्टम को कैसे बेहतर बनाना है, उसमें रिफॉर्म्स कैसे लेके आनी है। एहतशाम साहब ने जैसे कहा कि डीपोलिटिसाइज करना पड़ेगा जो हमारी पुलिस है,
ख़ास तौर पे उसको। तो अब वो ये किस तरह से होगा, इस पे हम बात नहीं कर रहे हैं, हम उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं कि वो क्या हो सकता है। तमाम पैनलिस्ट का मैं शुक्रिया अदा करूँगी। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।